सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स का क्लास 10th का 8th चैप्टर जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर चलिए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस चैप्टर को समझने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि जब हम कोई भी दो बॉडीज को रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट होता है जब हम कोई भी दो बॉडीज को रब करते हैं। तो वो जो चार्ज है वो दो तरह से डिवाइड होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। अब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंट मतलब कमी होगी, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। और जिस चार्ज है बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब कैसे, अब मान लो हमने केमिस्ट्री में एटम्स किए थे। अब सोडियम का एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 281, 11 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसको स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने में 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। अब प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम लिखते नहीं Na+। और यही नेगेटिव में एग्जांपल ले लो, जैसे कि हो गया क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक 2, 8 और 7, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से आएगा तो ये 288 हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 और 1 18 हो गए, और प्रोटॉन्स कितने हैं 17। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हम लिखते हैं ना क्लोरीन माइनस, ठीक है। मतलब उससे आइडिया देते कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। अब जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है कूलम, ठीक है। अब चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वायर से पास कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत आएगा ये क्वेश्चन। और अगर एक कूलम में निकालने हो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसे डिवाइड कर दो, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज की डेफिनेशन थी, ये देखो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हो गया उस टोटल वायर में क्या कितना चार्ज होगा। अब मान लो कि यहाँ पे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ये कट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 कूलम इसका चार्ज होगा उस वायर का, जहां पे 10⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा करंट। अब करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट पता है, जहां पे रेट आ गया वहां पे क्या जाएगा नीचे, टाइम। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में। अब मान लो 1 सेकंड में, जो हम ऐसे यूनिट करते हैं कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब हम क्या हो गया चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा करंट, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हो गई, कितने 1 सेकंड में मान लो फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वो हो गया इसका करंट। अब इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, अब जो चार्ज की होती थी वो थी कूलम, और टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड, तो ये हो गया कूलम पर सेकंड। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एम्पियर, इसको हम कहते हैं एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज और करंट। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है पोटेंशियल। अब हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक हो गया चार्ज और एक हो गया करंट। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई भी बॉडी है ए, ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी है, अब इस बॉडी को यहां से इस बॉडी के पास आने तक का जो वर्क डन करेगा उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार फिर से मान लो यहाँ पे ए बॉडी है एक, और बी बॉडी इससे बहुत दूर है। अब हम कितना काम करेंगे बी बॉडी को ए बॉडी के पास लाने के लिए। अब मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी, कितना काम होगा बी बॉडी को बॉडी ए के पास लाने के लिए, उससे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी,
potential difference can be defined as the work done by a body from bringing a positively charged body to another. Potential difference can be defined as the work done in bringing a charged body to another. ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाने के लिए कितना काम हो रहा है। अब इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसको हम लिखते हैं v से, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं vb माइनस va इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आगे कह रहा पोटेंशियल की डेफिनेशन तो होगी पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a charged body from infinity to a certain point। ठीक है, मतलब कि इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेने के लिए, पॉइंट तक लाने के लिए उस बॉडी को कितना काम होगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। और अगर दो बॉडीज हैं बी से ए तक लेके आना है तो वो क्या करेगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने वी बी माइनस वी ए क्यों लिखा है कि वी बी के डिस्टेंस से जो वी बी वी ए का डिस्टेंस है वो माइनस करके जो डिस्टेंस बचेगा उस पर कितना वर्क हुआ है और कितना चार्ज। ठीक है, तो ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस का। अब हमने नाम तो सबने सुना है कि रेजिस्टर लगे हुए हैं, जो रेजिस्टेंस है 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फील्ड ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड in the field of current, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसी भी चीज से हो सकती है, मान लो वायर का मटेरियल खराब है, उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ज्यादा है, जब हम स्पेशली रेजिस्टर्स लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स क्यों लगाए जाते हैं, अब मान लो कि जो करंट है वो ज्यादा आ रहा है और हमें चाहिए कम, तो ये रेजिस्टर क्या करते हैं उस चार्ज को कम करके भेजते हैं, उस चार्ज को कम करके भेजते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना आप लगा लो। अब जैसे कि हमारी जो एसी सोर्स होता है उससे 220 वोल्ट का जो आता है वो पोटेंशियल आता है, वोल्टेज आती है। ठीक है, तब रेजिस्टर्स लगे होते हैं कि जो करंट आ रहा है, ये तो वोल्टेज है, जो करंट आ रहा है उसको कम करके जितना रिक्वायर्ड है उतना, मतलब कि जो उस बॉडी को है वो दे चार्ज। ठीक है, तो ये होती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अब इसकी जो वैल्यू करनी पड़ेगी, इसमें क्या है कि जो V है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है करंट, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, अब मान लो V अपॉन I, अब अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो जो कांस्टेंट होगा वो होगा R। अब इससे फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन I इज इक्वल टू R, जब V इज इक्वल टू I है। और जो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ओम्स लॉ का। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ।
दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक हो गया रेजिस्टेंस, क्या होती है कि किसी भी जो करंट का फील्ड है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर की जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और V इज इक्वल टू आई आर जो होता है वो होता है ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, एक ग्राफ आएगा आई वी ग्राफ। आई क्या होता है करंट और V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल कह लो। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था कि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, तो ऐसी ग्राफ बन जाएगा। अब आई वी ग्राफ है, आई वी, अब जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई वी ग्राफ। और जो इसकी स्लोप होगी, अब स्लोप निकालनी है, मान लो ये निकालनी है या ये निकालनी है, तो क्या होगा, अब हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर और R क्या होगा V अपॉन I, तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज जो है कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब वो कांस्टेंट कौन सा होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, V अपॉन I रेजिस्टेंस के इक्वल होता था और I अपॉन V क्या होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ के अगर मान लो आपको स्लोप निकालनी आए तो चेंज इन I अपॉन चेंज इन V इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब मान लो आपको ये ग्राफ दे दिया और I और V की वैल्यू दे दी, अब उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस निकालो, यहां से 1 अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देना, वो आ जाएगी रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट है हमारा ओमिक या नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये देखो ओमिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ और जो नॉन ओमिक होते हैं कंडक्टर्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओमिक कंडक्टर है वो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या था, V अपॉन I इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू आई आर। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या करते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल जैसे कि होगी हमारी कोई भी मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल जैसे कि होगी हमारे सोलर लैंप्स, जो सोलर सेल। ठीक है, ये क्या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो ओमिक कंडक्टर्स ये करते हैं कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट होगा। ये क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट जरूरी नहीं है उतना ही होगा। ठीक है, तो ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब इसके 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो कैसे इफेक्ट होगी, कौन से फैक्टर करेंगे। सबसे पहली जो है हमारी मटेरियल, कि कैसा मटेरियल है, वही भाई अगर मटेरियल अच्छा हुआ, सुपीरियर मटेरियल हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर मटेरियल खराब हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है लेंथ। अब लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, कि जितनी बड़ी वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब आप देखते हो कि मान लो अगर हमने फोन चार्ज लगाना है, जितनी छोटी लेंथ होगी वायर की उतना जल्दी होगा, और जितनी लंबी वायर होगी उतना लेट फोन चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। अगर एरिया बड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगी। कैसे, अब मान लो वायर जो मोटी होगी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस कम होगी,
और अगर पतली सी होगी तो उससे में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और लास्ट जो है वो हमारा टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है फिर वो भी मूव करने अंदर से शुरू कर देंगे। अब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसके लिए एक एग्जांपल देखो। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में, अब ये मान ए, ठीक है, इसको ए लेबल करते हैं। जब इसको हम सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, अब ये ऐसे उसे बिखरे हुए हैं, कोई कहां पे है कोई कहां पे है। अब जब इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ तो क्या होगा, तो ये सारे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे और फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब जब ये फ्लो करना शुरू कर दिए तो बीच में इसके भी प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब हर चीज में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हम सब वी आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे भी होंगे। अब जब ये फ्लो करेंगे तो इसके बीच में जब ये पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे प्रोटॉन्स उनके साथ जब टकराएंगे, अब मान लो ये जा रही है सीधा, ठीक है, ये कार जा रही है, अगर इसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई उसके बीच में टकराई तो इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, जो पॉजिटिवली चार्ज अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस का एक और भाई है जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक सर्टेन मटेरियल वायर का उसके पर लेंथ मीटर बताता। अब हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है एरिया के। लेंथ ऐसे रहने दो, एरिया को हम लिख सकते हैं, वायर तो ऐसी ही होगी ना गोल, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, एक एरिया मान लो ऐसे पीस उठाया तो इसको हम लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से क्या हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब अगर कांस्टेंट इक्वल टू रखना है तो कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पे आएगा जो ये साइन, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहती है उसकी डेफिनेशन सुन लो, कि एक सर्टेन मटेरियल जो वायर का है उसके पर मीटर की जो लेंथ है स्पेसिफिक मीटर और उसके एरिया। अब ये पीस उठाया मैंने, मान लो पूरी वायर से इतना सा पीस उठाया, तो इस पर्टिकुलर पीस की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिकली इस पीस की रेजिस्टेंस उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और जो है वोल्टेज ड्रॉप। अब इसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट बना लो। बीकर है, ये इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड, द सेल से कनेक्टेड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों क्या है इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ा है 9th में इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो है बैटरी है। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, जो ये सारे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है, जो मैक्सिमम करंट होता है, मैक्स करंट।
सारे में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईएमएफ बाहर भी सर्किट के और अंदर भी। जो सिर्फ बाहर बाहर कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रोलाइट से बाहर बाहर, वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल होगा आउटसाइड। और लास्ट बचा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होगा कि इन जो जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रोड inside the electrolyte। ठीक है, इसके बीच में जो कर रहा है वो होगा वोल्टेज ड्रॉप, बाहर बाहर जो कर रहा है वो होगा टर्मिनल वोल्टेज, और जो सारे सर्किट में कर रहा है वो होगा हमारा ईएमएफ। अब इसका जो फॉर्मूला देख लो, ईएमएफ को हम लिखते हैं इस साइन से, जो होता है एप्सिलॉन। ये होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि ये वोल्टेज वो है, वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखते हैं बड़े वी से, जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इसका चार्ज जो है क्यू छोटा है, और वोल्टेज ड्रॉप जो है उसे हम लिखते हैं छोटे वी से, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब ये तीन इसके फॉर्मूला है। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप सीधा सीधा समझ आ रहा होगा कि ईएमएफ जो है वो सारे का है, टर्मिनल वोल्टेज बाहर का और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अंदर का। तो क्या होगा, एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अब बाहर प्लस अंदर तो जो है टोटल सर्किट बनना ना, तो इसका फॉर्मूला है W अपॉन क्यू। इसका क्या होगा, अब ये हमने प्रूव करना है कि इसके बीच में ये रिलेशनशिप है। इसको लेफ्ट कर लो, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस ये जो छोटा वर्क है, मतलब कि अंदर जो वर्क हुआ और जो बाहर वाला वर्क हुआ। अब इस सारे को डिवाइड बाय क्यू कर दो, ऑन क्यू। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होता है, एप्सिलॉन ईएमएफ, ये टर्मिनल वोल्टेज बड़े वी से, और ये क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये इसके बीच का रिलेशनशिप आ गया। अगर मान लो हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस टर्मिनल वोल्टेज। अंदर की वोल्टेज होगी कि सारे सर्किट से बाहर से वोल्टेज निकाल दो, और टोटल सर्किट की वोल्टेज होगी कि अंदर वाली वोल्टेज और बाहर वाली वोल्टेज का एडिशन कर दो। तो ये हो गया हमारे तीन, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। अब नेक्स्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो सारी इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, मतलब जो उसके न्यूमेरिकल्स है वो सारे यही हैं। क्या है वो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो तरह से होते हैं ये, एक तो होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल। ठीक है, अब सीरीज में तो होंगे कि वो लगातार होंगे ऐसे, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है। अब सीरीज में क्या होता है, मान लो इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, कि एक जो टर्मिनल होता है बैटरी का, ध्यान से सुनना, एक टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो सीधा जाके एक उसके रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करता है, रेजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट पे, और जो रेजिस्टर का सेकंड पॉइंट होता है लास्ट, वो दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करता है, दूसरे रेजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट तीसरे के फर्स्ट पॉइंट से, और तीसरे का लास्ट पॉइंट जो है वो फिर आके बैटरी में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज में जो है। अब आता है पैरेलल में। अब पैरेलल में सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है ये,
ठीक है। अब ये तो हमें दिख रहे हैं कि ये पैरेलल है एक दूसरे पर, कभी कभी पैरेलल नहीं होते। तो वो कैसे होगा कि मान लो यहां से जो है आ रही है वायर, अब ये जो वोल्टेज है अभी ये तीन पार्ट्स में, जब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक जाएगी यहाँ पे बैटरी के फर्स्ट पॉइंट से जाके रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, ये तो सीरीज वाला। अब बैटरी का सेकंड पॉइंट जो होगा वो जो जाएगा वो बैटरी के दूसरे पॉइंट पे जाएगा। पहले सीरीज में क्या था कि रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट में, फिर दूसरे रजिस्टर का बैटरी के फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तीसरे का फिर से बैटरी के फर्स्ट पॉइंट में दूसरे पॉइंट पे। अब मान लो इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो होता है कॉम्बिनेशन, इकट्ठे हो, सीरीज में भी हो और पैरेलल में हो। ये देखो अब इन्होंने दिया कि ईच रजिस्टर, चलो ईच रजिस्टर है ये 2 ओम, ये 3 ओम। जो रजिस्टर की ऐसे यूनिट होती है ओम, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 1 ओम। ठीक है, अब ये रजिस्टर्स हैं। अब अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो सबसे पहले जो पैरेलल वाला होता है वो सॉल्व करना है। अब इसके फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। अब मान लो रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको हम निकालेंगे पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, और जहां तक एंड तक जाएगी। लेकिन जो पैरेलल में होता है वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले रेजिस्टर की, दूसरे रेजिस्टर की और तीसरे रेजिस्टर की, और अप टू सो ऑन। ठीक है, जितना भी है। तो ये तो फॉर्मूलाज होते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले पैरेलल सॉल्व करना है, पैरेलल सॉल्व करना है। यहाँ पे रेज कर दें। अब पहले पैरेलल में सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा, पैरेलल का फॉर्मूला 1 अपॉन आरपी। ये फॉर्मूला जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन पहला रजिस्टर जो है 5, दूसरा 4, तीसरा 3, ये देखो ये है ना, पहले पैरेलल सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम कर लो, ये हो गया, इसका एलसीएम होगा 60, 5 4 से 20, 20 और 3 60 हो गया। अब ये फिर से कर लो, 60 को 5 पे गया 12 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 60, ये जो है इक्वल आएगा 25 और आगे 45 नहीं 47, 47 अपॉन 60 आ गया जो 1 अपॉन आरपी। अब आरपी क्या होगा, रेसिप्रोकल 60 अपॉन 47। ठीक है, आरपी जो होगा वो होगा 60 अपॉन 47। देखो कैसे होगा, फर्स्ट हो गया हमारा 1 अपॉन आरपी, मतलब कि पैरेलल की जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो पहले रेजिस्टर की वैल्यू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन R1 थी ना, दूसरे की 1 अपॉन 4, तीसरे की 1 अपॉन 3, क्योंकि थी तो 1 2 और 3 ना। अब 1 अपॉन रेसिप्रोकल में लिखना है इसे, तो इसका एलसीएम ले लिया जो हो गया 60, फिर सॉल्व करके आ गया 47 अपॉन 60। अब आरपी अकेला निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिएगा 60 अपॉन 47। अब कैसे होगी डायग्राम, अब जब ये सॉल्व कर दिया तो ये सारी एक बन गई ना, एक रजिस्टर में आ गई, तो ये ऐसे बन जाएगी। अब इजी हो गया, पता लग गया कि अब ये सीरीज है 2 3 और ये कौन सा था 60 अपॉन 47 ओम प्लस 1 ओम। अब सिर्फ सीरीज में बचा सॉल्व करना, सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 60 अपॉन 47 प्लस 1 जो कि होगा 6 प्लस 60 अपॉन 47 इज इक्वल टू 2 282 प्लस 60 अपॉन 47 इक्वल टू 342 अपॉन 47। ये जो आ गई हमारी इस सारी वायर की रेजिस्टेंस। एंड पे क्या लगाना है, ओम, ये मत भूलना। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो बस इसी के साथ जो हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।